हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जर्मनी के एकीकरण को लेकर के डिस्कशन करेंगे। इससे पूर्व जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली के 2 लेक्चर दिए जा चुके हैं और उसको कंप्लीट कर लिया गया था। ए नेशनलिज्म के तहत जो है आपको जो है क्या पढ़ना है, 2 टॉपिक पढ़ना है जिनमें इटली और जर्मनी। तो आज जो है डिस्कशन करेंगे जर्मनी के एकीकरण को लेकर के। जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण दोनों में क्या है, आपसी समानताएं पाई जाती है। दोनों के जो विषय थे या दोनों पर जो आधिपत्य था वो ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था और फ्रांस का आधिपत्य था। तो मूल रूप से इनसे ही छुटकारा पाना या इनसे ही मुक्ति पाना ही जो है क्या कहलाया ना, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण कहलाया। हालांकि इन दोनों के जो बीज, एकीकरण के जो बीज थे वो कहां से प्रारंभ हुआ उसको लेकर भी आज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर में इस जर्मनी के एकीकरण का जो टॉपिक है इसे मैंने 2 भागों में बांट करके जो है डिस्कशन करने का फैसला लिया है। या 2 भागों में इसे बांट कर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पहला जो पोर्शन होगा वो जर्मनी के इंट्रो से लेकर के बिस्मार्क के योगदान तक जो पहला स्टेजेस है जहां से प्रारंभ शुरू हुआ था एकीकरण वहां तक, और दूसरा में जो है वो 3 स्टेजेस को लेकर के डिस्कशन करेंगे जिसके तहत जर्मनी का क्या हुआ, प्रशा के अधीन एकीकरण, यूनिफिकेशन हुआ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जर्मनी का जो एकीकरण है उसका समय काल भी वही है 1815 से लेकर 1871, जो कि इटली का भी समय काल वही है। सेम, दोनों की समस्याएं भी सेम है। दोनों का अगर उदय हुआ तो वो क्रीमियन वार से कहीं ना कहीं इन दोनों का कनेक्ट पाया जाता है। दोनों के कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री या चांसलर कहें, उनके द्वारा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। एक तरफ इटली के काबूल के द्वारा ये भूमिका निभाई गई, वहीं जर्मनी में इसकी भूमिका जो है बिस्मार्क के द्वारा निभाया गया था। तो इस प्रकार चलिए, अब जर्मनी और इटली दोनों में जो राष्ट्रवाद की भावना है वो नेपोलियन के द्वारा जो है क्या किया गया था ना, प्रारंभ किया गया था। ये एक सोचने में भी एक अजीब सा एक मतलब ये एक कह सकते हैं कि कथन है जिसमें कहा जाता है कि इटली और जर्मनी में जो राष्ट्रवाद के बीज है वो नेपोलियन के द्वारा किया गया था, जबकि नेपोलियन फ्रांस के थे। तो लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ ना, नेपोलियन ने जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था 1806 में। कई जर्मन राज्यों को मिला करके एक जर्मन राइन संघ बनाया था और उसके संरक्षक के तौर पर वो कार्य कर रहे थे। ये जर्मन संघ जो है नेपोलियन के अंत तक अर्थात 1815 तक चला और इसमें जर्मनी के लोगों में जो एक एकीकरण की कहना, एकीकरण के विचार या राष्ट्रवाद का उदय जो है यहाँ से प्रारंभ हुआ। नेपोलियन के अंत होने के साथ ही वे स्वयं को फ्री करने में, एक संप्रभु राष्ट्र बनाने में लग गए। तो इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण की जो गाथा है वो 1815 से लेकर के फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में जाकर के समाप्त हो जाती है। तो वो जो है इसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। अब दोनों का अगर हम बात करेंगे, इटली और जर्मनी दोनों का उदय अगर देखा जाए तो क्रीमियन वार से हुआ था। क्रीमियन वार जिसमें एक तरफ रशिया, दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, सर्डिनिया। हालांकि याद रखिएगा प्रशा जो है क्रीमियन वार में निष्पेक्ष खड़ा रहा। क्यों खड़ा रहा इसको लेकर भी डिस्कशन करेंगे। तो ये जो क्रीमियन वार है जिसका पेरिस संधि के साथ क्या हुआ था, समाप्त हुआ था, जिसमें जो है जिसमें सर्डिनिया के द्वारा या पिडमॉन्ट के काबूल के द्वारा जो है इटली के मैटर को यूरोप के सामने रखा गया था और यहाँ पर जर्मनी का भी मैटर जो है उदय हुआ था, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर। अर्थात रशिया ने यहाँ प्रशा का साथ दिया था या प्रशा ने रशिया का साथ दिया था और प्रशा ने निरपेक्ष रहा, तो जिसके फलस्वरूप रशिया जो है ये महसूस करने लगा कि ऑस्ट्रिया का जो दबाव है वो जर्मनी पर भी है और ये नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जर्मनी पर भी जो है दबाव कम होना प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार हम ये देख पा रहे क्रीमियन वार का दोनों देश पर प्रभाव पड़ा, एक तो इटली पर भी प्रभाव पड़ा, दूसरा जर्मनी पर भी प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का जो उदय हुआ था वो क्या है ना, नेपोलियन से जुड़ा हुआ है और जो क्रीमियन वार है उससे क्या है ना, जुड़ा हुआ है।
चलिए अब बात करेंगे कि एकीकरण के पूर्व की स्थिति क्या थी। तो एकीकरण के पूर्व जो है पूरा जर्मनी 3 भागों में बटा हुआ था, नॉर्थ, मिडिल और साउथ। नॉर्थ में क्या थे, प्रशा थे, सेक्सोनी था, है ना, हेनोवर था, फ्रैंकफर्ट था, ये नॉर्थ में थे। मिडिल में राइनलैंड थे, और इसके साथ साथ जो साउथ है वहाँ क्या थे, तो वेटेम्बर्ग, बवेरिया, बाडेन थे, है ना, इसके साथ साथ जो है हेम्स डॉर्मस्टेट थे। तो ये कुछ राज्य थे। तो इस प्रकार 3 अलग अलग प्रांतों में, अर्थात 3 अलग अलग फिजिकल अभिव्यक्ति, कल्चरल अभिव्यक्ति में जो है डिवाइड था। 1815 में मैटरनिक के उस बात को याद कीजिए, वियना कांग्रेस में, जिसमें उन्होंने कहा था कि इटली तो एक राष्ट्र नहीं है, वो क्या है, एक फिजिकल, एक मात्र एक फिजिकल अभिव्यक्ति है ना, जो एक ज्योग्राफिकल अभिव्यक्ति है, सॉरी एक ज्योग्राफिकल अभिव्यक्ति है। तो ठीक वो चीज़ें भी जर्मनी में भी लागू होता था। जर्मनी भी क्या था उस समय, ऐसा ही था। और वियना कांग्रेस में ना तो इटली को कुछ प्राप्त हुआ, ना तो जर्मनी को भी क्या कहने, यहाँ एक ढीला ढाला संघ बनाकर ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया गया। यहाँ ऑस्ट्रिया का ही प्रभाव था, जिससे मुक्त होना चाहते थे कौन, तो जर्मनवासी, और जिसके लिए जो है प्रशा को नेतृत्व किया गया। बिस्मार्क ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी क्या इनमें एकीकरण के पूर्व थे, नेपोलियन के अलावा, कि क्या ये एक थे, तो 2 मैटर पर ये एक प्राप्त होते। एक, ये पवित्र रोमन साम्राज्य को क्या मानते थे, काफ़ी मानते थे, या उनके अधीन होना चाहते थे। दूसरा, ये डाइट, इनकी जो प्रतिनिधि संस्था थी, डाइट में सभी राज्यों के प्रतिनिधि आते थे और एक छत्र के तले ये बैठते थे। ये 2 जैसे विचार है, जहाँ पर ये एक जगह पर यह एक होते थे, यह यूनाइट होते थे, और यहाँ से ये विचार धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, और फिर जो है जर्मनी की यूनिफिकेशन में वो क्या है ना, बाद में काम आया। ठीक है, या जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। चलिए अब आगे डिस्कशन करेंगे कि आखिर एकीकरण के लिए कौन कौन से वो कारण रहेंगे, कौन कौन सी समस्याएं रही होंगी। सीधी तौर पर स्टेट्स आर डिफरेंट, जैसे कि मैंने कहा, उनके कल्चर से डिफरेंट है। तभी तो मैटरनिक ने इटली के संदर्भ में ये बातें कही थी कि ये क्या भौगोलिक अभिव्यक्ति है वियना कांग्रेस में। लेकिन क्या केवल इटली के संदर्भ में था, हो सकता है ये जर्मनी के संदर्भ में भी हो, चूंकि जर्मनी की स्थिति भी सेम थी, सेम ही है, वहाँ स्टेट्स डिवाइड है, नॉर्थ, मिडल, साउथ में। तो ये भी एक फिजिकल अभिव्यक्ति है। स्टेट का आपसी विचार अलग अलग थे, तो जिसके कारण इनका एकीकरण क्या था ना, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। विदेशी तत्व के क्या थे ना, हस्तक्षेप थे, जैसे ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप काफ़ी अधिक था, इंग्लैंड का हस्तक्षेप था, फ्रांस का भी जो है दक्षिणी कैथोलिक क्षेत्र पर हस्तक्षेप था। तो इस कारण से ये क्षेत्र किसी भी तरीके से मिल नहीं पा रहा था। जो प्रतिक्रियावादी थे, अर्थात ये जो बड़े बड़े शक्ति थे, इंग्लैंड, फ्रांस हो गए, रशिया हो गए, या जो ऑस्ट्रिया है, ये चाहते थे कि जो जर्मनी जो है वो अभी भी ऑस्ट्रिया के अधीन ही रहे और हैब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन ही रहे। अर्थात वे एक ऐसे संप्रभु राज्य की तरह नहीं देखना चाहते थे जैसे इटली के केस में था। लेकिन इतिहास क्या है ना, गवाह है, आप सभी को ज्ञात है कि इतिहास क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। और जो कहा जाता है कि जो प्रयास वहाँ के लोगों के द्वारा किया था, वो बिल्कुल सफलता की ओर आगे बढ़ता हुआ जाता है, भले उसमें थोड़ा लॉन्ग समय लग जाए। जर्मनी के केस में भी वही हुआ। यहाँ भी जो है एकीकरण के बीज जो नेपोलियन के द्वारा दिया गया था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, और ये फिर ऑस्ट्रिया और फ्रांस से मुक्त कर लिया स्वयं को। ठीक है, तो ये आगे बढ़ने की घटना है। तो ये कुछ समस्याएं थी। इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं थी, तो यहाँ के लोग भी मानसिक रूप से काफ़ी थक चुके थे नेपोलियन वार के कारण, या नेपोलियन के बाद जो युद्ध की स्थिति हुई उसको लेकर के ये भी काफ़ी थक गए थे, जिसके कारण ये स्वयं को जो है एकत्र या और संघर्ष करने के मूड में नहीं थे। तो इस प्रकार कुछ ऐसे क्या थे, समस्याएं थी, जिसके कारण इसका एकीकरण संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन एकीकरण होना तो है ही, तभी तो आज हम लोग इसका एकीकरण इतिहास पढ़ रहे हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत हुई बौद्धिक विचारधारा से। तो एकीकरण में कौन कौन से वो सहायक कारक है, तो सबसे पहला कारक है बौद्धिक विचारक। और बौद्धिक विचारक या प्रबुद्ध विचारधाराएं उभरते हैं यूनिवर्सिटीज से, या प्रबुद्ध लोगों के, एडुकेटेड लोगों के माइंड से, जो हायर शिक्षित होते हैं या जो शिक्षित होते हैं या दार्शनिक होते हैं, उनके माइंड से। तो उनके विचारों ने जो है क्या है, इतिहास को बदला और प्रमोट किया क्या ना, जर्मनी के एकीकरण में। ये प्रबुद्ध विचार तो हर एक के इतिहास से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। उनके द्वारा ही सबसे पहले एक पॉजिटिव थिंकिंग लोगों के अंदर लाया जाता है, और बाद में वही पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसके फ्रीडम का क्या बनता है, कारण बनता है। तो यहाँ भी वही हुआ। जेना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जो है एक नई संस्था बनाई, जिसे वर्सेनसेप्ट कहा जाता है। इस वर्सेनसेप्ट के द्वारा उन्होंने जो है
पहला विरोध प्रदर्शन शुरू किया ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में, और इसके लिए उन्होंने डेट चुना 18 अक्टूबर का, जब लिप्जिक वार, जिसे वार ऑफ नेशन कहते हैं, जिसमें नेपोलियन एक तरफ था और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज एक तरफ थे, अर्थात रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, है ना, सर्डिनिया। तो ये जो एक तरफ थे, इन्होंने नेपोलियन के विरुद्ध क्या किया था, युद्ध किया था, और जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी, तो जिसे वार ऑफ नेशन कहते हैं। और इस नेशन की जो चौथी वर्षीय उसको मनाया जा रहा था 18 अक्टूबर 1817 को। इसके लिए वो क्या ना एक जगह जमा हो रहे थे इस बर्सन सप्ट के छात्र, जिसको देख करके जो है मैटरनिक के दिमाग में क्या खलबली मच गई, और उसे लगा ये क्या कुछ हो रहा है, जिसके कारण उसने जो है वो इसको दमन करने पे जो है कार्रवाई करने पे लग गया। या यहाँ से हम कह सकते हैं बौद्धिक विचार छात्रों के मन में जो है आने शुरू हो गए। इसके साथ साथ जो विचारक थे, जैसे हर्डर थे, फिक्टे थे, हेगल जिसने जो है राष्ट्र की अवधारणा को दिया था, है ना, हेगल के द्वारा राष्ट्र की अवधारणा दी गई, इससे भी प्रेरित हुए। हेडेनबर्ग नोबेल्स के द्वारा जो है जर्मनी के इतिहास पर जो है क्या प्रकाश डाला गया, जिससे लोग काफ़ी प्रेरित हुए और राष्ट्रवाद की प्रेरणा को क्या है आगे बढ़ाया। तो एक प्रबुद्ध विचार के तौर पर हम देख पा रहे हैं जिन्होंने क्या किया ना, जर्मनी के एकीकरण में एक सहायक भूमिका निभाई। दूसरी और क्या था ना, जालवेरीन। अब ये जालवेरीन क्या है, तो जालवेरीन एक समझौता है राज्यों के मध्य। ये एक समझौता है कि राज्य एक छत्र के तले आएंगे और एक दूसरे के ऊपर सामान पर क्या है वो चुंगी नहीं लगाएंगे, अर्थात एक दूसरे के सामान को फ्री ट्रेड करने देंगे। उस समय कई राज्य थे आपने देखा, और सबके अलग अलग टैक्सेस होने के कारण, वस्तुओं पर अलग अलग कर लगने के कारण सबकी आर्थिक विषमताएं अलग अलग थी और इक्वल नहीं था, जिसके कारण प्रतिस्पर्धा इनमें एक था, प्रतिस्पर्धा भी खूब था। तो एक प्रयास सबसे पहले जो है प्रशा के द्वारा शुरू किया गया 1819 में, और एक सीमा शुल्क संबंधी जो है संधि का शुरुआत किया, जिसे जालवरीन कहा जाता है। और इसी जालवरीन के तहत धीरे धीरे सारे राज्य आने लगे। पहले तो ऑस्ट्रिया को इसे कुछ समझ में नहीं आया, उसे लगा कि एक व्यापारिक समझौता है, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन बाद में ऑस्ट्रिया को समझ में आ गया कि इसके तले प्रशा क्या है, डोमिनेंट हो रहा है, और एक पॉलिटिकल पावर के तौर पर प्रशा जो है सभी राज्यों को धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है। तो जालवरीन की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। जालवरीन के सदस्य जो है वो अधिकांश वस्तुओं को फ्री ट्रेड और वे एक दूसरे के वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगाने का वो संकल्प लेते थे। प्रशा जो है यहाँ एक क्या ना जर्मनी का एक स्टेट लीडर की तरह जो है बनता जा रहा था इसी जालवरीन के माध्यम से। जालवरीन में जो भी आते थे वो अपने रीजनल फीलिंग्स और जो हैबिट थे उनको ख़त्म करके आते थे। अर्थात आपके रीजनल आपके राज्य की परिस्थिति क्या है वो अलग बात है, लेकिन जब समझौते आप में ढुक रहे हैं, जालवरीन में आ रहे हैं, तो आप चुंगी फ्री कर दे रहे हैं प्रत्येक वस्तु को। तो ये जो एक आदत, ये जो एक एकीकरण की भावना है, वो जालवरीन ने काफ़ी कुछ जो है पैदा कर दिया था, और आर्थिक एकीकरण जो है वो जालवरीन से शुरू होना प्रारंभ हो गया था। कह सकते हैं कि इतिहासकारों ने जालवरीन के बारे में कहा है कि जालवरीन के निर्माण ने भविष्य में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त किया था। जालवरीन ही वो मार्ग था जिसके द्वारा जो है क्या हुआ ना, बाद में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, चलिए। और ये जो जालवरीन का थॉट्स है वो इकोनॉमिक्स फ्रेडरिक लिस्ट के जो है दिमाग से आया था, जो कि राष्ट्र की आर्थिक शक्ति को लेकर के जो है उन्होंने क्या रखा था, अपना विचार रखा था, और उसी आधार पर राज्यों के मध्य जो अंतर व्यापार होता था उसको उन्होंने टैक्स फ्री कहा था, जिसके हिसाब से ही जालवरीन का विचार आया था। तो इस प्रकार विचारकों ने, अर्थशास्त्रियों ने जो है क्या किया था ना, जर्मनी के एकीकरण में सहायक भूमिका निभाया था। इसके अलावा रेवोल्यूशन ऑफ जो है फ्रांस 1848, फ्रांस में तो कई बार रेवोल्यूशन हुए और सभी रेवोल्यूशन ने जो है अलग अलग समय काल में पूरे यूरोप को प्रभावित किया। 1848 की क्रांति ने जो है जर्मनी को प्रभावित किया, और इस दौरान प्रशा, वेवरिया, सैक्सोनी, है ना, और बादेन में जो है संघर्ष प्रारंभ हो गए। यहाँ के लोग एक छत्र होकर के जो है निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध क्या है लड़ने लगे। प्रशा के जो फ्रेडरिक विलियम है, ये अब क्या है ना सहम करके जो है कॉन्स्टिट्यूशन, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और कहा कि वो जर्मनी के जो प्राचीन झंडे हैं उसके तले आने को रेडी हैं, और जर्मनी का हित और प्रशा के हित दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन ये अल्पकालीन एक समझौता था। फिर भी जो है एक राष्ट्रीय एकता के जो बीज है वो इस जो है जो रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांस के रेवोल्यूशन ने जो है जगाया था यहाँ के लोगों के मध्य, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा।
मार्च 1848 में क्या कुछ हुआ? मार्च 1848 में जो ये जो नेशनलिस्ट है वो फ्रैंकफर्ट में एक राष्ट्रीय संसद को जो है आमंत्रित किया, राष्ट्रीय संसद को आमंत्रित किया और उन्होंने संविधान बनाने पर विचार किया और ये संविधान 1849 में बनकर तैयार हुआ और इसके तहत प्रशा के शासक को जो है क्या बनाया गया ना, जर्मनी का सम्राट बनाने का निर्णय लिया गया। अर्थात उसी के तहत एक संघ बनाया जाएगा और उसको क्या बनाया जाएगा, उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा या उसका सम्राट बनाया जाएगा। लेकिन फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने इसे इनकार कर दिया, चूंकि वे पुराने और अहंकारी विचारों से क्या थे, पोषित थे, तो वे इस तरह से जर्मनी को एकत्रित होते हुए नहीं देखना चाहते थे, तो उन्होंने इसे इनकार दिया और इस प्रकार जो राष्ट्रवादी थे उनके विचार यहीं पर धराशायी हो गए। लेकिन जो है फिर भी हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में जो है जो फ्रांस का जो रेवोल्यूशन है 1848 का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। दूसरा सबसे बड़ा जो भूमिका है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसने पूरे यूरोप को आलोड़ित कर दिया था। इसे प्रशा को भी जो है इन्होंने क्या किया ना, प्रशा में भी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। कैसे? तो कोल और आयरन के यहाँ भंडार थे, जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सिविलियंस को प्रमोट किया, वे गांव छोड़ करके जो है का अर्बनाइजेशन की ओर भागे, वहाँ उन्हें सुख सुविधाएं प्राप्त हुई, उनके अंदर में मानववाद की भावनाएं, लिबरलिटी जैसे थॉट्स आए, ग्लोबलाइजेशन थॉट आए, तो उन्होंने जो है पुराने विचारों को, पुराने संस्थाओं का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तो ठीक इसी समय यहाँ रेलवे का भी डेवलपमेंट हुआ, सारे बड़े शहरों को जो है जर्मनी का जोड़ा जाने लगा 1850 तक। आप देखेंगे 1850 तक भारत में भी जो है धीरे धीरे रेलवे का डेवलपमेंट होना प्रारंभ हो गया था और एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक नए कैपिटलिस्ट वर्गों को क्या है जन्म दे दिया था, जो ये चाहते थे कि पॉलिटिकली जर्मनी क्या रहे, अलग ना रहे, एक स्टेट की तले आए ताकि व्यापार और वाणिज्य करने में उनको भी सुविधा प्राप्त हो, चुंगी कम लगे वस्तुओं के आदान प्रदान में, एक अच्छा मार्केट प्राप्त हो। तो इस प्रकार ये जो नया कैपिटलिस्ट वर्ग है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आया था, वो भी यही चाहते थे कि जर्मनी का क्या हो, यूनिफिकेशन हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बिस्मार्क की क्या भूमिका पाई जाती है। बिस्मार्क जो है एक प्रशा में जो एक सामंत के परिवार में जन्म हुआ था, हालांकि वे डेमोक्रेसी के क्या थे, विरोधी थे, क्रांति के वो विरोधी थे और उन्होंने अपने विचारों को रिफ्लेक्शन एंड रेमिनिसेंसेस में जो है उन्होंने अपने विचारों को रखा था। बिस्मार्क 1847 में, याद रखिएगा, वो क्या है ना, पॉलिटिक्स में आया और डाइट में एक सदस्य बनाया गया। फिर 1851 में क्या कुछ हुआ, 51 में उन्हें सम्राट ने फ्रैंकफर्ट सभा में जो है क्या ना प्रशा का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया और अगले 8 वर्ष तक वहाँ विभिन्न नीतियों के साथ वे क्या रहे, प्रतिनिधि बने रहे। 1859 में जो है बिस्मार्क को कहाँ भेजा गया, तो सेंट पीटर्सबर्ग से रशिया भेजा गया, जहाँ उन्होंने रशिया के साथ मित्रता कर ली। और एक तो आपने देखा कि क्रीमियन वार में प्रशा ने जो है निरपेक्षता की भूमिका निभाई और इसके साथ साथ सेंट पीटर्सबर्ग में जो है रहते हुए उसने जो है रशिया के साथ मित्रता कर लिया, ताकि समय आने पर जो है इसे फ्रांस के विरुद्ध और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो है लगाया जा सके। और ऐसा हुआ भी, बाद में रशिया ने ऑस्ट्रिया का विरोध किया और फ्रांस का विरोध किया और फिर धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं कि इसे यूनिफाइड करने में सहायता मिला। इसके बाद जो है 1862 में जो है बिस्मार्क को कहाँ भेजा गया, तो उसे जो है पेरिस भेजा गया, नेपोलियन के पास राजदूत बना करके भेजा गया और फ्रांस में वो नेपोलियन थर्ड के साथ जो है मित्रता कर लिया और उनके साथ जो है उनके साथ नीतियों को, उनके मंत्रियों के साथ नीतियों को समझा और फिर जो है फ्रांस के साथ भी उनकी क्या है ना मित्रता हो गई। इस प्रकार बिस्मार्क ने एक तरफ फ्रांस को अपने हाथ में कर लिया, दूसरी तरफ रशिया को हाथ में कर लिया और जब ये दोनों आगे थे तो ऑटोमेटिक है कि इंग्लैंड पीछे चला जाएगा और ऑस्ट्रिया जो अकेला पड़ जाएगा, जिसके कारण जर्मनी को क्या किया जा सकता है, मुक्त किया जा सकता था। तो ये नीति थी बिस्मार्क की, जिसे उसने आगे बढ़ाया। अब 1862 में ही, सितंबर 1862 में ही जो है बर्लिन से जो है बिस्मार्क को बुला लिया गया और इसे जो है बर्लिन बुला लिया था, जर्मनी बुला लिया गया एवं प्रशा का क्या नियुक्त किया गया ना, चांसलर नियुक्त कर दिया गया। चांसलर बनने के बाद जो सबसे प्रमुख सुधार है, उसने सैनिक सुधार किया अपने सैनिकों को, चूंकि उसकी नीति क्या थी ना, ब्लड एंड आयरन थी, वो युद्ध नीति को मानता था। तो रक्त और लौह नीति के आधार पर वो अपने देश को आज़ाद करना चाहता था या राष्ट्र का एकीकरण करना चाहता था प्रशा के तले। किसी भी सूरत में वो प्रशा को ही डोमिनेट रखना चाहता था और इसके लिए उसने अपने सैनिकों में क्या किया ना, बहुत कुछ सुधार किए। और इसके ठीक बाद पोलैंड का विद्रोह हुआ 1862 में, जिसने पोलैंड के विद्रोह में बिस्मार्क ने रशिया का साथ दिया
वहीं जो जनमत है, जनमत को जो इंग्लैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने जो है साथ दिया था विद्रोहियों को, तो रशिया यहाँ भी ऑस्ट्रिया का विरोधी हो गया और जो है बिस्मार्क के पक्ष में अपना क्या दिया ना, मत या समर्थन रखा। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि बिस्मार्क की जो विदेश नीति वो कई जो है क्या ना सफल होते हुए दिखता है। हर बार चाहे वो क्रीमियन वार में निरपेक्ष रहना, पोलैंड के जो विद्रोह है उसमें रशिया का साथ देना, वो जानता था कि अगर हम रशिया को साथ देते हैं तो ऑस्ट्रिया पर दबाव बढ़ेगा और फिर फ्रांस के साथ उसकी मित्रता थी तो वो फ्रांस को भी क्या करेगा, ऑस्ट्रिया से अलग कर पाएगा और जर्मनी के एकीकरण कर पाएगा। तो ये आज जो है जर्मनी के एकीकरण को लेकर के जो पहला स्टेजेस है, जिसमें जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन से सहायक तत्व थे, उनके एकीकरण में जो समस्याएं थी और बिस्मार्क की जो शॉर्ट भूमिका है, जिसे आगे जाकर के हम लोग पूरा देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, उसको लेकर के आज डिस्कशन किया। हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में, और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।